कंकालों के मिलने की खबर न्यूज नेशन पर दिखाए जाने के बाद अब उत्तराखंड सरकार की भी नींद टूटी है और पहाड़ों पर नरकंकालों की खोज के लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। लेकिन हमारा सवाल वही कि 1 साल का इंतजार सरकार ने इस टास्क फोर्स को बनाने के लिए क्यों किया। 11 तारीख को 5 सेक्रेटरी मिले थे, उसके बाद न्यूज नेशन वाले भी गए थे। उनके सूचना पर जो है 12 सेक्रेटरी जो है 12 तारीख को मिले। अब उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा दोबारा से जो है ITBP, SDRF और सिविल पुलिस ये सब मिलके एक बार 10-15 दिन जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाएं। बॉडीज जैसे जहाँ जहाँ रिकवर हुए हैं उसमें आप लोग भी साथ साथ में कई जगह पे गए और आप लोगों के द्वारा जो सूचनाएं दी गई उन सूचनाओं को वेरीफाई करते हुए रैकी करने के बाद कई सूचनाएं सही भी पाई गई। केदार घाटी पर न्यूज नेशन की ये मुहिम का असर है कि उत्तराखंड सरकार जाग गई है। केदार घाटी के जंगल चट्टी, रामबाड़ा जैसी जगहों पर नरकंकालों की मौजूदगी की तस्वीरें हमने उजागर की थी। हमने दिखाया कैसे आंकड़े भरने के चक्कर में इंसानियत की अनदेखी की गई। ऐसे में तबाही के 1 साल तक सोती रही उत्तराखंड सरकार की नींद टूटी और चौतरफा हल्ला मचने के बाद उत्तराखंड सरकार को एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनानी पड़ी। अब सरकार का आदेश है कि टास्क फोर्स 20 दिन के अंदर अपने ऑपरेशन को पूरा करे और सभी शवों की शिनाख्त कर उनके अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी दी गई है। DIG संजय गुंजियाल को टास्क फोर्स की कमान सौंपी गई है, जिनकी अगुवाई में पूरा ऑपरेशन चलेगा। अभी भी जो न्यूज चैनल जहाँ जहाँ बॉडीज की बात कर रहा है वहाँ हमारी टीम गई है, कुछ में मिली है कुछ में नहीं मिली है और ये लगातार सतत प्रक्रिया है। इसको ये कहना कि एक ऑपरेशन है और अभी रहेगा फिर खत्म हो जाएगा, ये बॉडीज मिलती रहेंगी। उत्तराखंड सरकार और उसकी तमाम एजेंसियां अब अलर्ट पर हैं, लेकिन तबाही के 1 साल बाद हकीकत से पर्दा उठाने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो सरकार के तमाम दावों पर सवाल उठने लगे। 12 जून को खबर दिखाने के बाद अब तक 34 कंकाल मिल चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जितनी भी बॉडीज मिली है उनको प्रॉपरली जो भी अंतिम संस्कार जो धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से जितना संभव हो सके उस एरिया में कर सके, उसको करने में यदि आप लोग का भी रोल रहता है या अन्य का भी रहता है तो उनका स्वागत है। न्यूज नेशन के दिखाए रास्ते पर कॉम्बिंग टीम ने जंगल चट्टी के जंगलों में कंकालों की तलाश की है। कुछ कंकालों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। कि जिस तरह से यहाँ आपको दिख रहा है जगह जगह, जो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ एक बड़ा ग्रुप था जो सड़क से जस्ट ऊपर की तरफ, भैरव मंदिर से ऊपर की तरफ आया और वहाँ तक मदद नहीं पहुँच सकी या फिर वो नीचे उतरने में नाकामयाब हुए और उसके बाद जो लगातार एक बात हम कहते रहे कि वहाँ तक उनके अंतिम संस्कार के लिए कम से कम यहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाई थी। हजारों लापता लोगों की तलाश का काम अभी बाकी है। न्यूज नेशन की मुहिम से देश के उन हजारों लोगों को उम्मीद बंधी है जिनके अपने सैलाब में बह गए थे। कम से कम उनका अंतिम संस्कार तो हो सके। केदार घाटी से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ जी न्यूज नेशन। और हे केदार में आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे पूर्व सांसद और उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता प्रदीप टमटा, भारतीय जनता पार्टी से विजय सोनकर शास्त्री और हमारे साथ जियोलॉजिस्ट डॉक्टर SP सती जुड़ेंगे, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे रीबिल्डिंग में कितना मुश्किल आएगा और हालात अभी क्या है, क्योंकि सिस्मिक जोन 4 और 5 में उत्तराखंड को गिना जाता है तो बड़े पैमाने पे भूस्खलन का खतरा, क्लाउड बर्स्ट का खतरा हमेशा इस राज्य के ऊपर बना होता है। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होगी वो जनता जो अपनों का इंतजार आज कर रही है, यहाँ मौजूद है और सरकार से मांग कर रही है कि उनके परिजन, उनके शवों की अंत्येष्टि जरूर कर दी जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जिनकी की इस रिपोर्ट के बाद अब प्रशासन ने टास्क फोर्स बनाया है, वो मेरे साथ सोनप्रयाग से जुड़ रहे हैं और धीरेन्द्र पुंडीर के साथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये मार्ग दिखाया, जिन्होंने ये रास्ता दिखाया कि आज भी वहां पर नरकंकाल या शव मौजूद हैं। धीरेन्द्र, आखिरकार सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया, लेकिन सवाल यह है कि दायरा क्या होगा, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है और दायरा बहुत बड़ा है। देखिए रमेश, जिस तरह से दायरा बड़ा करने की बात की गई है, वाकई यकीनन सोनप्रयाग से लेकर अगर केदारनाथ तक के बीच में है और अगर वो टाइम 20 दिन कहते हैं
तो ये बहुत कम समय होगा, क्योंकि जंगल काफी दुर्गम है। और वहां जब इतने लंबे अरसे से सरकार ने जिस तरह से लापरवाही दिखाई है और जिस तरह से उसका जो कॉम्बिंग ऑपरेशन, जिसको उन्होंने उससे बड़े मीडिया के सामने बड़े जोर शोर से कहा कि हेलीकॉप्टर से, बड़ी बड़ी दूरबीनों से उनके अधिकारियों ने देखा है। लेकिन मैं सिर्फ एक बार ये जरूर कहूंगा कि मेरे साथ जो लोग हैं, ये संजू और सुरेंद्र को मैं बताना चाहूंगा। एक बार आप आगे आइए। आप मुझे बता पाएंगे वो जो जब आप बचकर भाग रहे थे, कहाँ कहाँ बड़ी मात्रा में जो बॉडी पड़ी थी, क्या आप बताएंगे देश को? सर आपने हाँ साहब, हम जंगल में गए तो सारे जगह बॉडी पड़ी थी, सब जगह। अच्छा, आप जब बचकर भाग रहे थे, जहाँ हमने ये दिखाया है, इससे ऊपर कहाँ कहाँ बॉडी आपको लग रहा है? बहुत दूर तक जंगल में पड़ी थी बॉडी। हाँ हाँ। ये संजू है, मैं इसको बताना चाहूंगा कि इसी ने मुझसे ये कहा जब मैं केदारनाथ से उतर रहा था कि क्या आप आम आदमियों की भलाई के लिए खबर करना चाहेंगे। संजू, क्या बताओगे कि वहाँ कितनी ऊपर, जहाँ जहाँ तुम मुझसे मिले थे, बॉडी पड़ी थी किसने? सर, मैं आपको मिला था जंगल चट्टी के ऊपर मिला था। मैं नीचे आ रहा था, आप और जा रहे थे, तो मैंने अचानक आपसे बात कर ली। तो मैंने सोचा कि आप कोई मतलब मदद करेंगे जो बॉडी पड़े, क्योंकि मेरा भाई भी मरा था उसी आपदा में। मैंने सोचा कि मेरे भाई की बॉडी भी मिल सकती है वहाँ पे। तो मैं गया था, देखने गया था, तो कहीं लाशें मिली हमें, कहीं सड़ी हुई मिली, कहीं कुछ किसी की हड्डियाँ मिली, तो कहीं मतलब कोई दफनाया नहीं गया। उससे दूर दूर तक हम गए जंगलों में, देखा हमने। तो हमारे साथ चंडीगढ़ के आए थे देखने के लिए, तो हम उनके साथ गए थे और वो हम बहुत दूर तक उनके बच्चे को ढूंढने गए थे। और मैं अपने भाई की लाश भी देखने गया था कि अगर मिलेगा तो हम घर वालों के बताएंगे कि मिला है। तो मिला नहीं सर। तो रमेश, देख रहे हैं कि ये जब ये लोग पहुंच सकते हैं तो वो सरकार के बड़े अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे? इसके लिए कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। और अभी भी अगर आप कह रहे हैं तो एक सवाल रमेश बड़ा ये है कि जो इनको मिलेगा, जो डीएनए सैंपलिंग ये लेंगे, उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे उन 4500 5500 लोगों, जो अलग अलग एजेंसी के गुमशुदा के रिकॉर्ड भी अलग अलग है, उनको कम्युनिकेट कैसे करेंगे? बिल्कुल धीरेन्द्र, और ये सवाल ये संजय को ये देश सैल्यूट करना चाहेगा। आपने देश को एक रास्ता दिखाया है, सोई हुई सरकार को जगाया है कि वहां शव हैं, नरकंकाल हैं, उनकी अंत्येष्टि तो कर दीजिए। अब रुक करते हैं मेरठ का। हमारे सहयोग ये अभिषेक वहां एक परिवार के साथ हैं जिस परिवार ने अपनों को खो दिया, जो परिवार आज भी इंतजार कर रहा है, और एक ऐसी पत्नी जो आज भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, सिर्फ इस इंतजार में कि उसका पति एक दिन लौट के आएगा। अभिषेक जी रमेश, बिल्कुल ये सिंदूर है उम्मीदों का। इनकी मांग में जो सिंदूर है वो उम्मीदों का सिंदूर है। ये आज भी मानने को तैयार नहीं। बराबर में इनकी दो बेटियां हैं, स्वाति और नेत्रिका, और इधर हैं अक्षय। इनमें से कोई मानने को तैयार नहीं। कल आखिरी बार आपकी बात हुई थी 16 तारीख, साल भर का वक्त। क्या लगता है कि अगर सरकार ने ढूंढा होता तो शायद संदीप चौहान जीवित भी मिल सकते? शायद नहीं, बिल्कुल मिल सकते थे। वो मेरे पति इतने होनहार थे ना, वो कहीं ना कहीं जरूर भागे होंगे और उन्होंने मतलब अपनी जान बचाई होगी, किंतु सरकार ने उनका ध्यान ही नहीं दिया, तो ढूंढा ही नहीं उनको। तो वो तो इतने अच्छे मतलब सब तरीके से। पूनम जी, एक सवाल मैं करता हूँ, हालांकि करना नहीं चाहिए। लोग, आप दिन में भी बता रही थी कि ताने देते हैं, अभी तक आपने अपनी मांग का सिंदूर लगाया हुआ है। क्या वो फीलिंग है? एक पत्नी ही जानती है। मुझे विश्वास ही नहीं होता मेरे पति को कुछ हो सकता है, इसलिए मैं अपने मांग का सिंदूर नहीं धोना चाहती। इसलिए लोगों ने भी मुझे कहा, आज भी मैंने सुबह बताया था, फिर भी मैंने जो है ना, मतलब मेरा मन दुखी हो रहा है सुबह से कि मेरे पति आएंगे, जरूर आएंगे। स्वाति, मैं आपसे, स्वाति रमेश वो बच्ची है जिसने अपने पिता को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की। स्वाति, वो साल भर आ चुका है। 16 तारीख को लास्ट पिता से बात हमारी हुई थी, अब कल वो ही 16 तारीख है। क्या लगता है तुम्हारा संघर्ष किस रूप में अंतिम पड़ाव तक पहुंचा है? क्या नहीं, कोई अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचा है, और मुझे अभी भी उम्मीद है उनके आने की वापस। मेरे को लगता है कि वो आ जाएं कभी, और चमत्कार हो, कोई मेरिकल हो, और जो सब लोग देखते रह जाएं कि वो आए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसने हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की है। उनको चाहिए, उनको बनता है कि हमसे बात करें,
हम लोगों से। स्वाति, न्यूज नेशन की वजह से फिर से कुछ शव वहाँ मिल रहे हैं, क्या उम्मीद लगती है कि कोई होप है, कुछ पता लगे संदीप जी का, आपके फादर का? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि कुछ तो पता चले, एटलीस्ट मतलब कुछ भी पता चले कि हम लोग भी कुछ कर पाए उनके लिए। रमेश, मेरे साथ अभिषेक, मैं आऊंगा आपके पास। तमाम परिवार के लोगों का ये दुख है जो आप न्यूज नेशन पे देख रहे हैं, लेकिन एक परिवार मेरे साथ ऐसा भी है जिन्होंने अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपनी भतीजी सबको खो दिया, और आज अकेले यहाँ पर हमारे स्टूडियो में उन तस्वीरों के साथ उन्होंने कहा कि शायद ये तस्वीरें अगर आप दिखा दें, क्या पता किसी के पास मेरा बेटा हो, क्या पता मुझे वो वापस मिल जाए। चंद्रमोहन शर्मा, अक्षय चंद्रमोहन शर्मा की कहानी अगर ये देश सुनेगा, शायद ही किसी को विश्वास होगा एक पति अपनी पत्नी को अपने हाथ से बांधकर उसे पत्थरों से घसीटता हुआ नीचे नाले में ले जाए, अपने बेटे को खो दे। मैं चाहूंगा उनकी दर्दनाक बात भी देश के सामने आए, उसके बाद सियासतदानों से बात करेंगे। बिल्कुल, और ये हैरान करने वाली बात यह है रमेश कि सियासतदानों को ये सिस्कियां 1 साल तक भी सुनाई नहीं दी हैं। अगर उन्हें ये सिस्कियां सुनाई देती तो शायद 1 साल तक सियासतदान आंख मूंदकर इस तरीके से बैठे नहीं होते। चंद्रमोहन जी हैं हमारे साथ। बेशक ये घड़ी आपके लिए दुख भरी होगी और ये शायद कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। हम जानना चाहेंगे क्या हुआ था उस दिन। उस दिन पानी बहुत तेज आया था, मैं भी वहीं था, सब लोग बराबर बराबर कमरे में ही बैठे हुए थे। अचानक एक ऐसी आवाज़ थी जो शायद कानों को फाड़ दे, और उसके बाद चारों तरफ बस चीख पुकार, और कुछ सेकंडों के अंदर ही सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मैं खुद जिस कमरे में था तो उसमें पानी भर चुका था, तो शायद मेरी किस्मत में बचना था। तो वो अगर वो 1 फुट करीब पानी और होता तो शायद मैं भी आज आपके स्टूडियो में नहीं बैठा होता। और उसके बाद जब मैं बाहर निकला, मैंने ढूंढना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने मेरे ही हाथ में मेरी ही वाइफ की डेड बॉडी लाकर दी और मुझसे ही कहा कि आप इनको चेक कीजिए कि इसमें कुछ है या नहीं है। और मुझे ये उस वक्त तक भी ये नहीं मालूम था कि वो मेरी वाइफ की डेड बॉडी मेरे हाथ में है। वो अचानक एक बिजली सी कौंधी और मैं प्रेशर दे रहा था उसकी बॉडी को कि कहीं पानी निकले, कुछ इसके अंदर कुछ हो। और जब मैंने सीने पे हाथ रखने की कोशिश करी तब मुझे एक कपड़ा दिखाई दिया जो कि मैंने अपनी वाइफ के लिए नया सूट बनवाया था, तो वो कपड़ा मुझे नजर, तब जाके मुझे पता लगा कि वो मेरी वाइफ है। और उसके बाद मैंने उसका चेहरा देखा, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर मैं वो गौरीकुंड का एक कमरा था जिसमें मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि पानी का प्रेशर और ज़्यादा आ रहा है, अब आप यहाँ से निकलिए, नहीं तो आपके साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है। जबरदस्ती वो लोग मुझे वहाँ से खींच कर ले गए ऊपर की तरफ। 3 दिन बाद जब मैं वहाँ उतरा तो थोड़ी धूप निकली हुई थी और मतलब वहाँ चारों तरफ कुछ बड़ा अजीब सा माहौल था। शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था, पैदल चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। फिर भी हम लोग नीचे उतर कर आए और वहाँ जाकर देखा तो वो रूम काफ़ी ऊपर हो चुका था नीचे से, मतलब पानी ने सारा काट दिया था वो रूम। मतलब जो पहले ग्राउंड पे था वो फर्स्ट फ्लोर नज़र आ रहा था। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक नेपाली आया, उसने कहा जी मैं साहब 3000 रुपये लूँगा आपसे, तब आपकी वाइफ की डेड बॉडी उतारूँगा। हमने बोला चलो ठीक है, आप 3000 रुपये लीजिए और हमारी वाइफ की डेड बॉडी उतार दीजिए। 3000 रुपये दे के डेड बॉडी हमने नीचे गिरवाई है अपनी वाइफ की। उसके बाद हमने लोगों से बड़े हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े कि भैया किसी तरह प्लीज़ आप इसे नदी तक ले चलो हमारे साथ, ताकि हम इसको नदी में प्रवाह कर सकें। लोगों ने एक नहीं सुनी, मुंह मोड़ के चले गए। उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं था। मैं था, मेरा दोस्त मेरे भाई जैसा है वो, हम लोगों ने उसके गर्दन में रस्सी बांधी, पैरों में रस्सी बांधी। उसके बाद हम उसको खींचते हुए नदी तक लेकर गए। उसके बाद जाके उसको परवाह किया। किसी ने भी वहाँ हेल्प नहीं करी। पुलिस वालों को भी बोला भैया कुछ हेल्प कर दो। उन्होंने बोला कि जिंदे आदमियों की तो हेल्प हो नहीं पा रही, मरे वो की कहाँ से करेंगे हम। बस वो मंजर है जब भी याद आता है। चंद्रमोहन जी ऐसे इकलौते नहीं है रमेश, ऐसे देश में शायद ऐसे तमाम हिस्से हैं जहां पर
लोग अपना दर्द इसी तरीके से सीने में रखे हुए हैं जो आंखों से छलक कर बाहर आता है। आज फादर्स डे है और ऐसे तमाम लोग हैं जो आज भी अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं, जो केदारनाथ में, केदार धाम में शायद अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआएं मांगने गए थे, लेकिन ना तो 1 साल बाद उनकी कोई खबर मिली है, ना ही सरकार इतनी जागरूक नजर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे जो तस्वीर आपने अपने हाथों में ले रखी है, कौन है ये और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? ये मेरे पिता की तस्वीर है। हमारी लास्ट टाइम 14 तारीख शाम को 8 बजे बात हुई थी। उसके बाद से हमारा उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया और बात हुई थी। उसके बाद से हमारा उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया और बहुत कुछ कहना था, हम उनसे कुछ भी नहीं कह पाए। आखिरी बार आपने कभी इनको देखा या इनकी खबर आखिरी बार कब मिली थी आपको? इनकी लास्ट खबर हमारे पास 22 जून की है कि ये ठीक ठाक हैं और ये गौरीकुंड हेलीपैड के पास कोई जगह है जंगल चट्टी, वहाँ पर ठीक ठाक है। उसके बाद से कोई भी खबर नहीं मिली। बिल्कुल अक्षय, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आरती भी हैं, आरती विकलांग हैं। आज इनके पास अपने घर का चुकाने के लिए रेंट नहीं है, अपने बच्चे को खिलाने के लिए राशन नहीं है। ये दर लोगों से किसी से 20, किसी से 50, किसी से 10 रुपए मांगकर अपना पेट भरती हैं। और आज इनकी स्थिति ये है कि इनके पास आगे भविष्य में कैसे अपना जीवन चलाएं वो नहीं उनको मालूम है। मैं चाहता हूं सियासतदानों की कानों तक इनकी आवाज जाए ताकि उनका भी जो दिल है वो पसीजे और इनकी मदद के लिए उत्तराखंड सरकार आगे आए। बिल्कुल रमेश। आरती जी, ये आपके बच्चे हैं? मेरा बेटा है। आज आपसे सवाल पूछता है तो क्या कुछ जवाब दे पाती हैं आप इसे? सर मेरे पास इसमें कोई जवाब नहीं है क्योंकि मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरा छोटा सा बच्चा है, जिसके पास भी जाती हूँ मदद के लिए वो यही कहता है कि आपकी मदद करेंगे करेंगे। 1 साल हो गया पूरा, अभी तक किसी ने कोई मदद नहीं की। मैं ही जानती हूँ मैं अपने घर में अपने बच्चे को कैसे रोटी खिलाती हूँ। घर का मकान मालिक आता है कि किराया दो, किराया कहाँ से लेके आऊँ। लोगों के पास मदद के लिए आती हूँ, वो कहते हैं कि सरकार के पास जाओ। अब सरकार कहाँ मिलेगी मुझे, किसके पास जाऊँ जो मेरी मदद करेगा? क्या कहा गया सरकार की तरफ से जब आप ये सवाल लेकर गए, आपने पूछा तो सरकार ने क्या कुछ जवाब दिया आपको अब तक? अभी तक मैं हमारे दिल्ली के जो कृष्णानगर में डॉक्टर हर्षवर्धन है उनसे मैं 3-4 बार मिल चुकी हूँ। वो एक ही बात कहते हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपकी फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप सरकार के पास जाइए। वो भी यही बात कहते हैं। केजरीवाल जी जब आए थे, जब उनसे ही मिली, पहले शीला दीक्षित थी उनसे भी मिली। और भी छोटे छोटे जो भी नेता आते हैं, जहाँ भी कुछ होता है मैं सबसे पहले जाती हूँ कि यहाँ से मेरी कुछ मदद हो जाए, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। मजबूर होकर फिर मुझे इधर उधर ठोकर खानी पड़ती है। मेरे बच्चे का खेलने का खाने का टाइम है, उससे मैं ये सब करवाती हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। मेरा बच्चे 1 साल से स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं इतनी फीस नहीं भर पा रही हूँ। आज भी मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ही जानती हूँ कि मैं किस तरीके से समय निकाल रही हूँ। अगर बच्चा नहीं होता तो शायद मैं भी कुछ सुसाइड वगैरह करके अभी तक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं सिर्फ ये इसलिए इन लोगों के दुख को सुनाना चाहता था प्रदीप टमटा साहब, ताकि आपके हृदय को मैं झकझोर सकूं, ताकि आपकी अंदर की मानवता को मैं जगा सकूं और अपनी सरकार से आप कहें कि आप इन लोगों का ख्याल रखिए। ये अपने को खो चुके हैं और आज इनके पास कोई चारा नहीं है। रमेश जी, जो भी बातें लोगों ने की उनके साथ में उनकी संवेदना मैं जरूर समझता हूँ। जिसके परिवार का कोई ना कोई एक व्यक्ति चलेगा और मुख्यतः कमाने वाला चलेगा, उस परिवार के पास कितना बड़ा संकट आया होगा। और आप खुद समझते हैं केदारनाथ के ये त्रासदी ही नहीं, उस समय संपूर्ण उत्तराखंड के हर हिस्से में इस तरह की त्रासदी थी। मैं भी आज जिस क्षेत्र से पूर्व सांसद, वहाँ भी बहुत सी ऐसी स्थितियाँ हैं, उनके बीच में जाता हूँ, उन सवालों को मैं जानता हूँ। लेकिन एक सरकार के सामने जब आपदा आई थी, उसने ऐसा नहीं कि हमने इन 1 सालों में उससे सबक न लिया हो, लोगों को मदद करने की कोशिश न की हो। जो भी उस आपदा के अंदर किसी तरह अपने आजीविका को खो चुके थे, लोगों को ढूंढने की कोशिश की। जहाँ तक सरकार की टमटा साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आज ये कहते हुए शर्म आ रही है कि लाशों को ढूंढने के लिए भी आप लोग नहीं निकले। जब हमने खबर दिखाई तब आपने टास्क फोर्स का गठन किया। हरीश रावत आपके सबसे प्रिय मित्र हैं,
कम से कम उन जैसा डेमोक्रेटिक आदमी अगर ये कदम नहीं उठा पाया तो ये लोग किसके पास जाए? ये लोग जो लोग देश भर से जो सवाल कर रहे हैं, आप टमटा साहब इनके आंसुओं का जवाब दे दीजिए, आप इनके सवालों का जवाब दे दीजिए। इनकी सिर्फ एक मांग है कि इनके परिवार के जो भी शव है, वो कह रहे मेरे परिवार का हो ना हो, उसकी अंतिम अंत्येष्टि तो करा दीजिए। हम तमाम तरह की सरकार ने 1 साल के अंदर हमने कभी सरकार ने नहीं कहा कि हमने अब मृतकों की तलाश को, लापता लोगों की तलाश को स्थगित कर दिया है। साहब आपने विधानसभा में ये जवाब दिया, आपने विधानसभा में ये जवाब दिया कि जितने भी वहां पर बॉडीज हैं, जितने भी लोग हैं, सबको निकाल लिया गया, सारे शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये आपका विधानसभा में दिया गया जवाब है। नहीं रमेश जी, खुद वर्तमान मुख्यमंत्री ने आपकी सारी खबरों के बाद खुद कहा है कि हम ये नहीं कहते हैं कि सारे जो दबे थे, शनाख्त थे, लापता थे लोगों को हमने ढूंढ लिया है। ये जो चीजें आज भी आपके सामने, मैं उस नौजवान का भी बहुत आभारी हूँ, कब आई जब आज उस तक इस सड़कों को रोड नेटवर्क को वहां जाने के रास्ते को एक साल मैं टमटा साहब आपके पास आऊं, धीरेन्द्र कुलदीप, जिनकी की रिपोर्ट आने के बाद आज पूरे देश की नजरें इस ओर हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। मैं सोनकर शास्त्री जी आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि अब आपको भी जिम्मेदारी निभानी होगी। केंद्र सरकार की अब जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार के मिल के साथ काम करे। धीरेन्द्र आपके पास। नहीं, मैं थोड़ा सा प्रदीप जी ने जो मैं आऊंगा मैं पहले धीरेन्द्र कुलदीप को ले आऊं, उसके बाद सोनकर शास्त्री साहब आऊंगा। धीरेन्द्र, आपके साथ कुछ लोग हैं? जी, मेरे साथ लोग हैं। हाँ जी, मैं चाहूंगा कि ये लोग बताएं कि सरकार ने कितना काम किया है। अच्छा, मैं वापस पूछता हूँ, आपको क्या लगता है सरकार ने आपके भाई के खोने के बाद आपको लगता है कोई काम किया? काम तो सर कुछ नहीं किया सर, मुझे तो लगता है कि कुछ नहीं किया। कोई गया ही नहीं देखने वहाँ, किसी को परमिशन ही नहीं दी जाने की। तो वहाँ पे सर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे जो है कि जितने भी घोड़े वाले बेरोजगार हैं, किसी को इन्होंने मतलब जैसे गांव में कोई आर्मी वाला है, कोई कुछ है, तो इन्होंने उनको पैसा दिया है, घोड़े वाले को कुछ नहीं दिया है। जो घोड़े वाले के पैसे बह गए, किसी के लड़के मर गए, किसी को कुछ, तो उनको कुछ नहीं दिया। अच्छा, आपके जैसे भाई की जो अभी गायब है, उनके बारे में सरकार ने अभी तक कुछ किया है? सरकार ने सर जैसे लोगों को दिया है ऐसे ही दिया है। धीरेन्द्र, जैसे मेरे घोड़े थे, मेरे को कुछ नहीं मिला। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र। आपकी इस रिपोर्ट के बाद कम से कम देश ने ये जाना कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं, जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।